14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। कभी कांग्रेस का तो कभी सोनिया गांधी का रिमोट कहा गया उन्हें, तो कभी सबसे सुलझे हुए राजनेता कहा गया, कभी मौन मोहन बोलकर उनको क्रिटिसाइज किया गया, तो कभी भारत के सबसे सफल इकोनॉमिस्ट कहा गया। 2 बार वो देश के पीएम रहे, बट उनको हमेशा ये कहा गया कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने में, उसको ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्या कांग्रेस में मनमोहन सिंह का होना ही सबसे बड़ी गलती थी मनमोहन सिंह की? और वो कौन सी कहानी है जिसकी वजह से राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह को जोकर कह दिया था? अगर ये कांग्रेस में ना होते तो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन आज बिल्कुल डिफरेंट होती और शायद इनका व्यक्तित्व भी मौन मोहन का ना होता। चलिए जानते हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की आयरन स्टोरी। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह की फैमिली इंडिया शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद 1957 और 1962 में ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर का भी काम करते हैं। 1996 से 1999 तक यूनाइटेड नेशन में भी ये काम करते हैं। फिर ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है प्रोफेसर के तौर पर जॉब करते हैं। लेकिन कैसे एक लड़ाई ने मनमोहन को प्रोफेसर से पीएम बना दिया था। मनमोहन जी प्रोफेसर तो थे, बट जब ललित नारायण ने इन्हें कॉमन मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया, मनमोहन खुलेआम कहते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दे पर उनसे ज्यादा कोई भी नॉलेजेबल नहीं है। और ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये उनकी एजुकेशन थी। एक बार किसी कारणवश ललित नारायण और मनमोहन की बहस हो जाती है। उसमें मनमोहन जी कहते भी हैं कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के तौर पर अपनी नौकरी फिर से करना चाहूंगा। उसी टाइम ये बात इंदिरा को पता चल जाती है, तो उन्हें सीधे वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। और ये वो समय था जब मनमोहन सिंह एंट्री लेते हैं मंत्रालय में और देश की पॉलिटिक्स में। उसके बाद ये 1972 से 76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हैं। 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। 1985 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के हेड भी रहते हैं। पर वजह क्या थी कि मनमोहन सिंह को राजीव ने जोकर कहा? जब राजीव गांधी देश के पीएम थे तो 1985 से 90 तक 5 वर्षीय योजना आई, जिसमें मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उनका फोकस था कि जो गांव हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको बूस्ट किया जाए ताकि इकोनॉमिक कंडीशन बूस्ट हो सके। लेकिन राजीव गांधी सिटी डेवलपमेंट चाहते थे, इसीलिए बैक टू बैक कई योजनाएं जो है आई जो सिटी के लिए। सेम टाइम पर राजीव गांधी ने सबके सामने इसी प्रेजेंटेशन को लेकर मनमोहन सिंह को फटकार लगाई थी। नेक्स्ट डे जब पत्रकारों ने इस 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा तो राजीव का जवाब था कि वो जोकरों का ग्रुप है। फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी CG सोमेह ने अपनी बायोग्राफी में इस इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया था कि मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद मनमोहन ने इस्तीफा देने का प्लान भी बना लिया था, पर मैंने ही उनसे कहा था कि अगर आप ऐसा करते हो तो देश का नुकसान हो जाएगा। इसके बाद अपमान का घूंट पीकर मनमोहन चुप रह गए। यार 1991 में ये वो साल था जब देश कंगाल हो चुका था। पीएम नरसिम्हा राव बहुत ज्यादा परेशान थे। उससे पहले चंद्रशेखर की सरकार थी। जब उनकी सरकार गिरी तो उन्होंने नरसिम्हा से रिक्वेस्ट करी थी कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें वित्त मंत्रालय में जरूर ऐड ऑन करना। ये पॉलिटिक्स का वो आखिरी दौर था शायद, जिसमें अच्छे पॉलिटिशियंस को, अच्छे लोगों को सराहा जाता था और मनमोहन जी को वित्त मंत्री बना दिया गया। समय आता है 3 जुलाई 1991 का। वो समय था भारत में अकाल का, महंगाई का। देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था और रुपए में डाउनफॉल शुरू हो गया था, क्योंकि आर्थिक सुधार के तहत मुद्रा का अवमूल्यन होना था और रुपए की कीमत 7% कम हो जाती है डॉलर की अपेक्षा। अब ये जो 7% का डाउनफॉल था, उसके बाद में नेक्स्ट जो है 11% का डाउनफॉल होना था। इसीलिए देश के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, वो तुरंत जो है मनमोहन सिंह को कॉल करते हैं और कहते हैं कि 3 जुलाई तक ये 11% का डाउनफॉल किसी भी तरह करके रोक दो।
मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर से बात करते हैं, बट तब तक बहुत देर हो चुकी है, बिकॉज जो डाउनफॉल था वो अब 11% की जगह 18% होना था और भारत में जो महंगाई थी वो हाई पिक पर हो चुकी थी। फिर आता है बजट, जिसके खिलाफ पूरा संसद था, पक्ष भी विपक्ष भी, कोई भी मनमोहन के बजट पर बिलीव करना ही नहीं चाहता था। लेकिन मनमोहन को पता था कि ये बजट भारत की महंगाई को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट अप करेगा और ये एक हिस्टोरिकल बजट भी साबित होगा, और ऐसा होता भी है। मनमोहन ने उस दिन सदन में 18,650 शब्दों का भाषण दिया था, जो आज तक का सबसे बड़ा बजट भाषण है। इसी भाषण में उन्होंने कहा था कि किसी विचार का सही समय आ जाए तो उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी बजट में एलपीजी कॉन्सेप्ट भी आया था, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। ये जो कॉन्सेप्ट था, इसने देश की इकोनॉमी को काफी बूस्ट किया। साथ में लाइसेंस को उस टाइम इजी कर दिया गया था, जिसके कारण भारत जो है पूरे वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक मार्केट बन गया था और ये बजट अब तक का सबसे क्रांतिकारी बजट था। यही नहीं, उस समय इस कॉन्सेप्ट पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उस टाइम देश के पीएम भी इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है हम अपनी हिस्ट्री को, गुलामी को दोहरा सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मनमोहन सिंह ने उन्हें कन्विंस किया था। तब पीएम नरसिम्हा राव ने उनसे कहा था कि अगर ये काम कर गया तो हम दोनों इसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर ये काम नहीं करा तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। उसके बाद विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर बवाल मचाया। उनका कहना था चंद्रशेखर जी का कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें कुछ ऐसे ही गुलाम बनाया था, और ये कहना सही भी था। कारण थे कि जो मनमोहन सिंह थे, उनके कॉन्सेप्ट पर कोई बिलीव करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये काम कर जाएगा। तब नरसिम्हा ने चंद्रशेखर से कहा था कि आप ही के कहने पर मनमोहन को हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपी है, तो आप कैसे टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया था कि ये चाकू सब्जी काटने के लिए था, आप इससे हार्ट का ऑपरेशन मत करिए। पर इस बजट के आते ही कुछ ही महीनों में रुपए की कंडीशन काफी अच्छी हो गई और कुछ सालों में बजट भारत के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई। इसके लिए मनमोहन को बेस्ट वित्त मंत्री का अवार्ड भी मिला। अब टाइम था देश के पीएम बनने की कहानी का। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी हार गई और सत्ता में कांग्रेस के अंडर यूपीए गवर्नमेंट आई। पूरे भारत को लग रहा था कि अब पीएम सोनिया गांधी बनेंगी, पर राहुल गांधी को डर था कि जैसे उनके पिता और दादी को मार दिया गया, वैसे उनकी माँ को भी पीएम बनने के बाद मार दिया जाएगा। नटवर सिंह ने अपनी बुक में लिखा भी था कि ये बात जो हुई थी वो प्रियंका मनमोहन के सामने हुई थी, जहां राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को 24 घंटे का टाइम भी दिया था ये तय करने के लिए कि आपको पीएम बनना है या नहीं। 15 जुलाई 2004 को सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी साथ में राजीव गांधी के समाधि स्थल पर जाते हैं। उसी शाम 7 बजे कांग्रेस सांसदों की एक बैठक हुई, जहां सोनिया गांधी ने कहा, मेरा टारगेट कभी पीएम बनना नहीं रहा। मैं हमेशा से सोचती थी कि जब भी ऐसा टाइम आए तो मैं इस पद को स्वीकार ना करूं। पर सांसद चाहते थे कि सोनिया गांधी ही देश की पीएम बने। जहां कई घंटे तक बहस चलती रहती है, वहीं कुछ ने कहा कि अगर आप पीएम नहीं बनेंगी तो बनेगा कौन। पर शायद किसी को अंदाजा तक नहीं था, पता तक नहीं था कि सोनिया गांधी के पास एक हुक्म का इक्का है, जो पूरी मीटिंग में उनके पास ही था। तभी सोनिया ने पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम रिकमेंड कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बुक टर्निंग पॉइंट में लिखा था कि मैंने एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी के लिए, पीएम सोनिया गांधी के लिए, जो धरी की धरी रह गई। लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम ले लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे चिट्ठी दोबारा लिखनी पड़ी। यहाँ तक कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक में लिखा गया है कि मनमोहन को प्राइम मिनिस्टर जरूर बनाया गया, पर कभी भी उनके हाथ में कोई पावर नहीं दी गई। मनमोहन जी के हर फैसले में सोनिया गांधी की इंटरफेरेंस रहती थी। 2009 में जब दूसरी सत्ता आई तो सोनिया ने बिना पूछे प्राइम मिनिस्टर से प्रणब मुखर्जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जबकि मनमोहन सिंह को सीवी रंगराजन को फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपनी थी। इसी तरह एजी राजा और टीआर बालू जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जहां मनमोहन इसके बिल्कुल खिलाफ थे। बाद में पता चला कि ये दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए। 26 दिसंबर 2007 राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव बन गए थे
और पूरे मंडल के साथ मनमोहन सिंह के रेजिडेंस पहुंच गए उन्हें जन्मदिन की बधाई देने। राहुल ने 500 गांवों को मनरेगा में ऐड करने के लिए पीएम से कहा था। अगले दिन ये न्यूज छप गई कि राहुल ने मनरेगा को बढ़ा दिया है। सच्चाई बाद में पता चली जब संजय बारू ने अपनी बुक में लिखा कि मैंने अपनी एक करीबी पत्रकार को एसएमएस किया था कि ये घोषणा पीएम की तरफ से भारतीयों के लिए एक तोहफा है। जब ये कांग्रेस तक पहुंची तो मामला बिल्कुल बिगड़ गया। पीएम मनमोहन सिंह ने हमसे पूछा था कि आपने ये एसएमएस क्यों भेजा। मैंने कहा कि मनरेगा को बढ़ाने का श्रेय आपको जाता है। तो पीएम मनमोहन ने कहा था कि मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना काम अपने और अपने देश के लिए करता हूँ, मुझे कोई मीडिया प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। 2006 में यूएसए में मनमोहन और जॉर्ज बुश के बीच में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इससे न्यूक्लियर पर भारत को 30 साल का जो वनवास था वो खत्म हुआ, क्योंकि 1974 में जब परमाणु परीक्षण भारत में किया गया था तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जहां इससे भारत को इकोनॉमिक बहुत ज्यादा हानि हो रही थी और ऐसा होता था उस टाइम पर जो समझौता हुआ पीएम और अमेरिका के बीच में, उसकी खबर जब इंडिया आई तो पता चला कि यहाँ लोग कह रहे थे कि विदेश नीति खराब हो सकती है, अमेरिका की चाल हो सकती है इंडिया को फंसाने के लिए। यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी इस एग्रीमेंट के खिलाफ थी और सीपीआई लीडर एबी बर्मन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी मनमोहन पर पहले तो टीका टिप्पणी करी। उसके बाद जब सरकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार आज शाम 5 बजे तक ही है, उसके बाद नहीं पता। वामपंथियों ने अपना जो समर्थन था कांग्रेस से वो वापस ले लिया, सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल से बात करी, उन्हें भीष्म कहा और समर्थन की बात करी तो अटल ने भी मुस्कुराकर सारी बात टाल दी। हालांकि मनमोहन को सपा नेता अमर सिंह ने समर्थन में 19 वोट दे दिए थे। उसके बाद विश्वास तो इनका बना रहा और कांग्रेस सरकार चलती रही। ये है इंडिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह की स्टोरी। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर ये कांग्रेस के पीएम ना होते तो अब तक की सबसे बेस्ट पीएम होते। दिस इज अ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ नेक्स्ट सीरीज में।